तो चलिए फाइनली आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी टीटी 2021 में जो एक पेपर हुआ था उसमें निरस्त हो गई थी परीक्षा यानी कैंसल्ड एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में। ये क्लास 1 to 5 का पेपर है। इसमें से सबसे पहले हम लोग 15 सवाल करने वाले हैं जो 2021 का कैंसल्ड एग्ज़ाम था। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। बात हो रही है किसकी? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की। तो देखिए, अगर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की बात की जाए तो ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और अगर स्थिति की बात की जाए तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैला हुआ है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऑस्ट्रेलिया से एक बात और याद रखिएगा कि ग्रेट बैरियर रीफ भी कहाँ स्थित है, तो ग्रेट बैरियर रीफ भी ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे, दक्षिणी पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है। यानी कि दक्षिणी पूर्वी यूरोप के जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उन्हें स्टेपीज़ कहा जाता है। स्टेपीज़ के नाम से जाना जाता है दक्षिणी पूर्वी यूरोप में जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। वैसे अगर इस घास के मैदान की बात करें तो ये दोनों गोलार्धों में पाई जाती है। 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री अक्षांश के मध्य पाई जाती है ये घास। और बेसिकली इसको यूरेशिया, यूरेशिया का मतलब होता है यूरोप और रसिया का कुछ हिस्सा मिला दें तो उसे यूरेशिया कहते हैं। और यूरेशिया रीजन में इस घास के मैदान को स्टेपीज़ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी के बारे में बताना है तो ये है आपकी माउंट एकांका गोवा। माउंट एकांका गोवा दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। मैप में देखिए, ये है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी छोर पे उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई एक पर्वतमाला है जिसे एंडीज़ पर्वतमाला कहा जाता है। और अगर एंडीज़ पर्वतमाला की बात करें तो ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। इसकी टोटल लंबाई 7200 किलोमीटर है। 7200 किलोमीटर लंबी पर्वतमाला जो उत्तर से दक्षिण में फैली हुई है दक्षिण अमेरिका में। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ है। और यहीं पे एक आटाकामा मरुस्थल पाया जाता है। आटाकामा मरुस्थल जो कि नाइट्रेट भंडार के लिए काफ़ी फेमस है। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी की बात की हमने, वो है माउंट एकांकागुआ। निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो देखिए अगर क्लोरोफिल की बात करें तो ये पाया जाता है यूग्लिना में। ये है यूग्लिना। यूग्लिना के अंदर क्लोरोफिल देखने को मिलता है। यूग्लिना की खास बात ये है कि ये जंतु और पादप के बीच में संयोजक कड़ी यानी कि कनेक्टिंग लिंक कहते हैं यूग्लिना को। यानी कि जंतु और पादप, इनके बीच की कनेक्टिंग लिंक या इनके बीच का जो संयोजक कड़ी है वो यूग्लिना को कहा जाता है। अब चूँकि यूग्लिना में क्लोरोफिल पाया जाता है तो ये जब सूर्य का प्रकाश मिलता है तो ये स्वपोषी होते हैं या फिर अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी के बारे में बात करनी है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है। तो देखिए, अगर उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी की बात की जाए तो ये है आपका सारस या क्रॉन्च। सारस या क्रॉन्च उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। ये आपको इमेज में दिख रहा होगा। और अगर बात करें भारत के राष्ट्रीय पक्षी की, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, राज्य की बात होती है तो राजकीय और देश की बात होती है तो राष्ट्रीय। भारत का राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा मोर। और विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि गौरैया के प्रति, गौरैया के संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाई जा सके। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया था 1972 में और इस वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मोर को पूर्ण संरक्षण प्राप्त किया गया है जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स के बारे में बताना है तो वो हार्मोन है आपका पैराथार्मिन हार्मोन। पैराथार्मिन नामक हार्मोन जो है हमारे रक्त में क्या करता है, कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। और ये थायराइड ग्लैंड से निकलता है। पैराथायराइड ग्लैंड से पैराथार्मिन हार्मोन्स निकलता है जो क्या करता है, हमारे रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करता है। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। हमें क्या बताना है कि ओजोन परत की जो मोटाई है उस किस पैमाने में मापी जाती है। तो ओजोन परत की मोटाई डॉप्शन पैमाने में मापी जाती है। ओजोन परत के मापन की इकाई जो है वो है डॉप्शन यूनिट।
देखिए ओजोन परत की स्थिति की बात करें तो ओजोन परत समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर में स्थित है। समताप मंडल में स्थित है ओजोन परत, जिसे O3 के नाम से जानते हैं। ये कहाँ पे स्थित है? समताप मंडल में। और इसकी जो मेजरमेंट यूनिट है वो है डाप्शन। डाप्शन इकाई में इसे मापा जाता है। पृथ्वी के निचले हिस्से से लगभग 15 से 35 किलोमीटर दूरी पर पाई जाती है समताप मंडल में ओजोन परत। और इसका प्रमुख कार्य होता है सूर्य की जो हानिकारक परावैंगनिक किरणें हैं उसको पृथ्वी पर आने से रोकती है। परावैंगनिक किरणें अगर पृथ्वी पे आ जाएं तो सबसे ज़्यादा खतरा होगा स्किन कैंसर का, त्वचा कैंसर का खतरा होता है। ठीक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु जड़ों में उपस्थित होते हैं। किन फसलों की जड़ों में उपस्थित होते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु। तो देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जो जीवाणु होते हैं वो दलहनी फसलों की जड़ों में उपस्थित होते हैं। दलहनी फसलों की जड़ों में उपस्थित होते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु। ये दलहनी फसल का पौधा है, इसकी जड़ में एक गांठ होती है। इन्हीं गांठों में उपस्थित होते हैं क्या? वो जीवाणु जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। प्रमुख जीवाणु की बात करें तो वो है राइजोबियम। राइजोबियम नामक जीवाणु है जो क्या करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। यानी कि जो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन है इसको ये लेते हैं और नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स में बदल देते हैं। क्योंकि पौधे जो है नाइट्रोजन सीधा नहीं ले पाते, ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स के फॉर्म में लेते हैं। तो नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से लेके नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स में बदलने का कार्य करते हैं ये राइजोबियम नामक बैक्टीरिया, जो दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाते। निम्नलिखित में से कौन सा खाने योग्य कवक है? खाने योग्य कवक की बात करनी है तो खाने योग्य कवक है आपका एगैरिकस। एगैरिकस मशरूम की एक प्रजाति है जो खाने योग्य होती है। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो खाने योग्य होता है और दूसरा ये जहरीली भी होते हैं। तो ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि जो खाने योग्य कवक है वो है एगैरिकस। ठीक है। मैंग्रोव पौधे पाए जाते हैं। देखिए अगर मैंग्रोव पौधों की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं आपके सुंदरबन के डेल्टा में। देखिए ये है सुंदरबन का डेल्टा और ये आपको देखने को मिल रहा है मैंग्रोव पौधा, मैंग्रोव वनस्पति। यहाँ पे एक लायन भी है। तो ये मैंग्रोव वनस्पति की खास बात ये है कि ये खारे पानी में पाए जाते हैं, यानी सेलाइन वाटर में पाए जाते हैं। मैंग्रोव पौधे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं सुंदरबन के डेल्टा में, और साथ ही साथ सुंदरबन के अलावा महानदी गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा में भी पाए जाते हैं मैंग्रोव वनस्पतियाँ। नेक्स्ट है आवृत्त बीजी पौधे में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना त्रिगुणित होती है? अगर आवृत्त बीजी पौधों की बात करें तो उसमें जो त्रिगुणित संरचना होती है वो होती है उनका भ्रूण कोश यानी कि इंडोस्पर्म। ये अगर आवृत्त बीजी पौधे की बात करें तो इसका जो इंडोस्पर्म होता है ये त्रिगुणित होता है और जो एम्ब्रॉय होती है वो द्विगुणित होती है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कुल में भित्ति लग्न बीजांड न्यास पाया जाता है? किस कुल में जो है भित्ति लग्न बीजांड न्यास पाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ब्रेसिकेसी कुल। ब्रेसिकेसी कुल के पौधे जो होते हैं उनमें भित्ति लग्न बीजांड न्यास पाया जाता है। जैसे ये देखिए जो भी इसके बीजांड न्यास हैं किधर हैं? भित्ति के किनारे हैं, यानी कि एकदम साइड में है। तो भित्ति लग्न बीजांड न्यास पाया जाता है ब्रेसिकेसी कुल के पौधों में। यह सरसों कुल के पौधे की विशेषता भी है, मस्टर्ड कुल के पौधे। ठीक है। अनाक्सी श्वसन की बात कर रहा है। अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? देखिए अनाक्सी श्वसन में ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है, और जब ऑक्सीजन श्वसन की बात करेंगे तो उसमें ऑक्सीजन उपस्थित रहता है। अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल यानी जब ग्लूकोज को आप ऑक्सीजन की गैर उपस्थिति या अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो यहाँ पे आपको एथिल एल्कोहल, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी देखने को मिलता है। तो अनाक्सी श्वसन का जो अंतिम उत्पाद है वो हो जाता है आपका एथिल एल्कोहल। वैसे अगर बात करें तो एक एल्कोहल है जो जहरीला होता है, मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल जो होता है ये जहरीला होता है। तो पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन सा एल्कोहल पीने में प्रयुक्त नहीं होता है, तो वो होता है मेथिल एल्कोहल। बाकी अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद तो एथिल एल्कोहल आपने देख ही लिया। सूक्ष्म जीव ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ देते हैं। जो
माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये ग्लूकोज को क्या करते हैं, एथिल अल्कोहल और CO2 में तोड़ देते हैं अगर हम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इन्हें रखते हैं तो। और जंतुओं की मांसपेशियों में यह लैक्टिक एसिड बनाता है। नोट, एथिल अल्कोहल क्या करता है, जंतुओं की मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड को बनाने का कार्य करता है। 1906 ईस्वी में मुंबई के में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना मुंबई में 1906 में D.K. कर्वे के द्वारा किया गया था। डॉक्टर धोंधू केशव कर्वे के द्वारा 1906 ईस्वी में महिला महाविद्यालय की स्थापना मुंबई में की गई थी। आत्मारंग पांडुरंगा ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी 1867 ईस्वी में, और भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था 1866 ईस्वी में। वहीं अगर ब्रह्म समाज की बात करें तो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और 1866 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। पुरी का जो प्रसिद्ध रथ यात्रा संबंधित है, पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा किससे संबंधित है, तो ये भगवान जगन्नाथ से संबंधित है। पुरी की रथ यात्रा ये उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में आयोजित की जाने वाली रथ यात्रा है। यहाँ पे भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा की रथ यात्रा निकाली जाती है। जो वैष्णव धर्म के अनुयायी हैं वो भगवान जगन्नाथ को राधा और कृष्ण के युगल रूप में मानते हैं। तो ये टोटल हो गए 15 क्वेश्चंस का एक सेट। अब नेक्स्ट 15 क्वेश्चन के लिए मिलते हैं अगले सेट में। तो तब तक के लिए थैंक यू।